विज्ञान और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बाद हमने इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जाना है और काफी ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब भी खोज निकाले हैं जो पहले केवल एक रहस्य हुआ करते थे। जैसे कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, हमारा सौरमंडल कैसे बना, तारे कैसे बनते हैं इत्यादि। लेकिन फिर भी ये ब्रह्मांड इतना अनोखा है कि इसमें मौजूद कुछ चीजें आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली की तरह हैं। इनके बारे में आज भी खोज और रिसर्च जारी है। आज भी हमारे ब्रह्मांड में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना हमारे बस के बाहर है। कुछ तो ऐसी भी चीजें हैं जिनको वैज्ञानिक मैथ में डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में अभी भी उनका कोई प्रूफ नहीं मिला है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 4 ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं और जिनके बारे में अभी भी रिसर्च जारी है। नंबर 1, न्यूट्रिनो मासेस। न्यूट्रिनो एक बहुत ही मिस्टीरियस पार्टिकल है और वैज्ञानिक सालों से इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की उस फील्ड को कहते हैं जो छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करने का काम करती है। जिस तरह से क्लासिकल फिजिक्स में रेगुलर साइज के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, वैसे ही क्वांटम फिजिक्स में बहुत छोटी चीजों पर रिसर्च होती है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक एक पार्टिकल की फॉर्मेशन उसकी फील्ड में एनर्जी डिस्टरबेंस की वजह से होती है। कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी, इसलिए आइए इसे थोड़ा क्लियरली समझते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग फील्ड मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हिग्स फील्ड और न्यूट्रिनो फील्ड। जब इन फील्ड्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे कि जब न्यूट्रिनो फील्ड में एनर्जी को डाला जाता है तो न्यूट्रिनो पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन फील्ड को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, जिस वजह से यूनिवर्स एक बैलेंस में रहता है। अपनी फॉर्मेशन के बाद यह पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसी इंटरेक्शन को स्टडी करके वैज्ञानिक इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं है। ये बहुत कम पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके इंटरेक्शन आमतौर पर बहुत वीक होते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रिनो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, जिसका मास बहुत कम होता है। दूसरा होता है म्यून न्यूट्रिनो, जिसका मास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। और अंत में आता है ताओ न्यूट्रिनो, जिसका मास तीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। अलग अलग मास होने के बावजूद ये न्यूट्रिनो नेचर में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एक ही टाइम पर। इसे हम फिजिक्स की भाषा में सुपरपोजिशन भी कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक एक ही पार्टिकल अपने अलग अलग स्टेट्स में सेम टाइम पर मौजूद रह सकता है। उसका फाइनल स्टेट तभी डिसाइड होता है जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा डिटेक्ट किए गए न्यूट्रिनोज मेनली सूर्य द्वारा रिलीज किए जाते हैं। सन के कोर में हो रहा न्यूक्लियर रिएक्शन इन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। हर सेकंड हमारे शरीर के बीच से अरबों न्यूट्रिनोज पास होते हैं और हमें इनका अंदाजा भी नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पार्टिकल्स हमारे शरीर के पार्टिकल्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल की खोज 1930 में हुई थी और उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रल होने की वजह से उसका नाम न्यूट्रिनो रखा गया था। पहले ऐसा माना जाता था कि इन पार्टिकल्स का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन डीप स्टडीज के बाद यह पता चला था कि यह मासलेस नहीं होते, लेकिन इनका मास इतना कम होता है कि इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इनके मासलेस होने की खबर ने फिजिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिन पार्टिकल्स का कोई मास नहीं होता वह हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। न्यूट्रिनो की खोज के बाद कई लोग यह मानने लगे थे कि यह लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करते हैं, जो आइंस्टीन की थ्योरी के सख्त खिलाफ था। अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट की स्पीड को क्रॉस कर सकता है। वह एक यूनिवर्सल लिमिट है जिसे पार करना इम्पॉसिबल है। जब न्यूट्रिनो पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च की गई तो यह सभी क्लेम्स गलत साबित होने लगे। धीरे धीरे यह पता चलने लगा कि न्यूट्रिनो एक नॉर्मल पार्टिकल है। यह ना तो मासलेस है और ना ही प्रकाश की रफ्तार से ट्रैवल करता है। हालांकि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अभी भी वह न्यूट्रिनो की कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर निश्चित नहीं है। यह हिग्स फील्ड के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये अभी भी एक रिसर्च का विषय है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हिग्स फील्ड की वजह से ही ब्रह्मांड में मौजूद हर पार्टिकल को उसका द्रव्यमान मिल पाता है। जो पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्ट करता है
उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होता है। फिलहाल की स्टडीज के मुताबिक न्यूट्रिनो इस फील्ड के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करता है, जिस वजह से इसका मास बहुत कम होता है। अभी भी इस पार्टिकल पर काफी सारी रिसर्चेस चल रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कॉमन पार्टिकल्स में से एक है और फिर भी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। नंबर 2, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर डेफिनेटली हमारे ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह डार्क होता है और इसे देखना इम्पॉसिबल होता है। डार्क एनर्जी इसी मैटर की बहन जैसी है। इसे भी ना देखा जा सकता है और ना ही डिटेक्ट किया जा सकता है। यह दोनों मिस्टीरियस सब्सटेंस आपस में मिलकर ब्रह्मांड का 96% हिस्सा बनाते हैं, जो बहुत ही हैरानी वाली बात है। आज तक आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुना है, स्टार्स, ब्लैक होल, गैलेक्सीज, वह सब ब्रह्मांड के मात्र 4% हिस्से में आते हैं। बाकी का सारा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ने कवर कर रखा है। इन मैटर और एनर्जी के आगे डार्क शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब लाइट के पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट को हिट करके हमारी आंखों में एंटर करते हैं, तभी वह ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या हो अगर वह ऑब्जेक्ट लाइट के साथ इंटरेक्ट करना ही बंद कर दे? ऐसे में वह ऑब्जेक्ट हमें दिखना ही बंद हो जाएगा और उसे डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के साथ भी है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जब यह दोनों मैटर इतने ज्यादा हिडन है, तो वैज्ञानिकों को इनके बारे में पता कैसे लगा? दरअसल 20वीं सदी में जब आकाश गंगाओं पर रिसर्च को शुरू किया गया, तो पता चला कि उनका ज्यादातर मास एक अननोन सब्सटेंस से आ रहा है। इस मास डिफरेंस को गैलेक्सीज की रोटेशन और मैथ्स के जरिए पता लगाया गया था। जब वैज्ञानिकों ने दूसरी आकाश गंगाओं पर रिसर्च करना शुरू किया, तो यह पैटर्न उन्हें हर जगह दिखने लगा। यहीं से डार्क मैटर की खोज हुई। डार्क एनर्जी की डिस्कवरी असल में यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हुई थी। 1920 में जब एडविन हबल ने यह देखा कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, तो वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को ढूंढने लगे। यह ब्रह्मांड से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट था जिसे पचा पाना बहुत मुश्किल था। अंत में वैज्ञानिकों ने यह देखा कि स्पेस में एक इंट्रिंसिक एनर्जी होती है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके इफेक्ट्स को जरूर महसूस किया जा सकता है। इसी इंट्रिंसिक एनर्जी को डार्क एनर्जी का नाम दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अलग ना की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन और उसका नेगेटिव चार्ज। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप पार्टिकल से अलग नहीं कर सकते, फिर चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन। डार्क एनर्जी भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है जो स्पेस के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे नया स्पेस क्रिएट होता है, वैसे वैसे और ज्यादा डार्क एनर्जी फॉर्म होती है। यह नई डार्क एनर्जी बदले में नई स्पेस को फॉर्म करती है, जिसमें फिर से डार्क एनर्जी होती है और यह साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। यही कारण है कि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की रफ्तार से भी तेज फैल रहा है। ब्रह्मांड की 94% गैलेक्सीज आज हमसे हमेशा के लिए आउट ऑफ रीच हैं। उनके और हमारे बीच का स्पेस इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर हम लाइट स्पीड से भी ट्रेवल करें, तब भी हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पिछले साल यानी 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड नाम का एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप का मेन मकसद ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करना और उसमें डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर से जुड़े क्लूज को ढूंढना है। इस टेलीस्कोप के बाद साल 2024 के अंत तक LSST नाम के एक डिजिटल कैमरे को स्टार्ट किया जाएगा। यह आज तक का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसके प्राइमरी लेंस का डायमीटर 5 फीट है और यह 3200 मेगापिक्सल की पिक्चर्स को कैप्चर कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस डिजिटल कैमरे का वेट करीब 3000 किलो है और यह कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसे चिली में मौजूद एंडीज माउंटेन्स के ऊपर लगाया गया है ताकि अंतरिक्ष के एक क्लियर व्यू को कैप्चर किया जा सके। टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेशन के अलावा मैथमेटिक्स में भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर रिसर्च चल रही है। मैथमेटिक्स ऐसी चीजों को डिस्कवर करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल्स को उनकी पहली तस्वीर से 100 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स की इक्वेशन के जरिए किया जा सका था। फाइनली 2019 में उन इक्वेशंस को सही प्रूव करते हुए नासा ने एक ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींची। यह एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि हम ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख पा रहे थे।
डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी को भी मैथमेटिक्स से समझा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें समझने के बाद ऐसे टूल्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं जो इन्हें डिस्कवर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। नंबर 3, एंटी मैटर। हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ सिमेट्री मौजूद है। सिमेट्री का मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड हर जगह से एक जैसा है और कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अगर हमारे ब्रह्मांड में पॉजिटिव चार्ज है तो इसके विपरीत में नेगेटिव चार्ज भी है। अगर मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल है तो उनके अपोजिट में साउथ पोल भी है। अगर ग्रेविटी चीजों को पास खींचती है तो डार्क एनर्जी चीजों को दूर करने की कोशिश करती है। आपने इन सभी चीजों के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में मैटर का अपोजिट स्वरूप भी मौजूद है? इसे एंटी मैटर कहा जाता है। बिग बैंग के समय किसी कारणवश मैटर की मात्रा एंटी मैटर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी। इस इम्बैलेंस की वजह से ही आज हमारे ब्रह्मांड में मैटर ही मैटर मौजूद है और एंटी मैटर की मात्रा ऑलमोस्ट 0 है। दरअसल जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो बहुत ही पावरफुल और इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी में सब कुछ यानी मैटर और एंटी मैटर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि बिग बैंग के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराए होंगे जिससे प्योर एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब क्योंकि मैटर की मात्रा एंटी मैटर के मुकाबले ज्यादा थी, इसलिए इसके काफी सारे पार्टिकल्स बच गए होंगे जो आज हमें ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर मैटर के पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कुछ को वैज्ञानिक ऑलरेडी डिस्कवर भी कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड में मौजूद LHC के जरिए वैज्ञानिकों ने एंटी हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि यह हाइड्रोजन एटम का एंटी मैटर रूप था। हाइड्रोजन में मात्र एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वहीं एक एंटी हाइड्रोजन में एंटी इलेक्ट्रॉन होता है जिसे पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है वहीं इसके एंटी मैटर पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है। यही कारण है कि ये आपस में टकराने पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आज तक एंटी मैटर को बहुत कम मात्रा में ही प्रोड्यूस किया गया है। इसका एक मेन कारण स्टोरेज है। अगर एंटी मैटर को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसे स्टोर करने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। उसे मेटल से बनी किसी भी चीज में स्टोर करने से वह तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हम किसी तरह से एंटी मैटर को कंट्रोल करना सीख लें तो इसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई फिक्शन राइटर्स एंटी मैटर स्पेसशिप जैसे कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इन स्पेसशिप में नॉर्मल फ्यूल की जगह एंटी मैटर का इस्तेमाल किया जाएगा। पावरफुल होने की वजह से वह स्पेसशिप को तेज रफ्तार से ट्रैवल करने में मदद करेगा। इन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के अलावा एंटी मैटर का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी अनअवेलेबिलिटी और कॉस्ट की वजह से इसे यूज करना तो दूर बल्कि हम इसे प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, एक्सेस ऑफ इविल। यह हमारे ब्रह्मांड की एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मेन स्ट्रीम साइंस में इसकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, जिस वजह से यह कॉन्सेप्ट पॉपुलर नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले हुई थी। उस समय हमारा ब्रह्मांड प्लाज्मा से भरा हुआ था, जिस वजह से लाइट के पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड फैलता गया वैसे वैसे इसमें प्लाज्मा की डेंसिटी कम होने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर भी घटने लगा, जिससे सॉलिड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होने लगी। बिग बैंग से करीब 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स एक ऐसी कंडीशन में आया जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती थी। फाइनली उस प्लाज्मा से निकली लाइट ने ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलना शुरू किया। इस लाइट को वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह लाइट आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। अगर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो इस लाइट को देखा भी जा सकता है। इसके अलावा इस लाइट के जरिए यूनिवर्स के मैप को भी क्रिएट किया जा सकता है और 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही किया। जब इस लाइट ने चलना शुरू किया था तब यह हाइपर एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन आज 13 अरब साल बाद इसकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी है। यही कारण है कि हमें यह माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में दिखाई देती है। जब वैज्ञानिकों ने इस रेडिएशन को ट्रैक करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यह ब्रह्मांड के हर कोने से आ रही है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव चीज थी क्योंकि इससे पूरे यूनिवर्स के बारे में जाना जा सकता था। फाइनली वैज्ञानिकों ने इस माइक्रोवेव रेडिएशन के मैप को रेडी किया जो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप पूरे यूनिवर्स की एनर्जी, टेम्परेचर और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस मैप को बहुत अच्छे से स्टडी किया तो उन्हें एक मिस्टीरियस चीज के बारे में पता चला। दरअसल जिस एरिया में हमारा सौरमंडल मौजूद है वह एक स्पेशल एरिया है जिसे द एक्सेस ऑफ इविल कहा जाता है।
इस एरिया में टेम्परेचर, रेडिएशन और बाकी कई चीजों की मात्रा नॉर्मल यूनिवर्स के मुकाबले बहुत अलग है। यह एक कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी थी क्योंकि इससे यूनिवर्स की आइसोट्रोपी टूटती हुई दिखाई देती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यूनिवर्स के आइसोट्रोपिक होने का मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ से एक जैसा है। इस बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल में भी कंफर्म किया था। लेकिन एक्सेस ऑफ इविल के प्रेजेंट होने का मतलब है कि यह बात करेक्ट नहीं है। हमारा ब्रह्मांड हर जगह से एक जैसा नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर अभी भी डिबेट्स जारी है। वैज्ञानिक अभी भी इस एक्सेस ऑफ इविल की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि एक्सेस ऑफ इविल पृथ्वी के ऑर्बिट से अलाइनमेंट में है। आखिर ब्रह्मांड की इतनी बड़ी मिस्ट्री इतनी छोटे से प्लैनेट के साथ क्यों कनेक्टेड है? यह सवाल जितना हमारे लिए मिस्टीरियस है उतना ही वैज्ञानिकों के लिए भी है। फिलहाल इस पर रिसर्चेस जारी है और होपफुली फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो ये थे ब्रह्मांड के 4 अनसुलझे रहस्य जिन्हें सुलझाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री कौन सी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।